हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का लेक्चर थर्ड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव का वर्गीकरण, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन है, प्रश्न पहला, दी गई सारणी का अवलोकन कीजिए और बताइए कि ओके। तो यहाँ पर जो सारणी दिया गया है उसका अवलोकन करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला है, समूह अ के मध्य में कौन सा तत्व आएगा। तो समूह जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तत्व परमाणु भार इसमें दिया गया है, लिथियम का परमाणु भार 6.9 यहाँ पर ब्लैंक दिया है और 23.0, और पोटेशियम का जो परमाणु भार है वह 39.1। तो समूह अ के मध्य में कौन सा तत्व आएगा, वो आएगा सोडियम। ओके, जैसे कि हम लोग फाइंड किया था, जैसे कि लिथियम का कितना है, लिथियम का जैसे कि उसका जो परमाणु भार 6.9 है और पोटेशियम का परमाणु भार 39.1। इसका औसत निकालेंगे तो हमको मिलेगा 46 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 23, और 23 किसका होता है, सोडियम को। ओके, तो इसलिए जो समूह अ के मध्य में कौन सा तत्व आएगा, तो वह है सोडियम। समूह ब, तत्व कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, परमाणु भार 40.1, ब्लैंक 137.3। समूह ब के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार क्या होगा। ओके, तो समूह ब के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार क्या होगा, तो हम ऐसे ही इसी प्रकार इसका औसत निकालेंगे। तो इसका जो स्ट्रोंशियम का जो परमाणु भार होगा वो होगा 87.5। कितना होगा, तो वो होगा 87.5। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम लिख लीजिएगा, यहाँ पर होगा 87.5। तीसरा क्वेश्चन है, समूह स के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार क्या होगा। तो समूह स यहाँ पर दिया गया है, तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, परमाणु भार 35.5, ब्लैंक और 126.9। तो ब्रोमीन का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा, वो होगा 79.7। ओके, दूसरा है, डोबेरेनर की वर्गीकरण की क्या सीमा है। ओके, तो हमने डोबेरेनर की नियम में जाना था, डोबेरेनर्स लॉ ऑफ टाइड्स, इसके बारे में हमने जाना था कि डोबेरेनर ने क्या 3 समान गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने पाया कि जो बीच वाला तत्व होता है वह शेष अन्य 2 तत्वों का औसत होता है तथा उसका गुण है वह भी उसके मध्य स्थित होता है। तो डोबेरेनर के वर्गीकरण की यह सीमा थी, केवल उन्होंने 3 ही त्रिक बना सके थे, जिसके कारण उसका जो डोबेरेनर्स लॉ ऑफ टाइड्स वह सफल नहीं हो पाया। ओके, तीसरा, 3.5 के आधार पर बताइए सोडियम के गुण किन किन तत्वों से मिलते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सोडियम और हम लोग डोबेरेनर्स लॉ ऑफ टाइड्स, डोबेरेनर का त्रिक नियम के बारे में जाना था कि जो सोडियम होता है उसका जो गुण होता है वह लिथियम और पोटेशियम के मध्य स्थित होता है, इसलिए सोडियम का जो गुण है वह लिथियम और पोटेशियम के गुण से मिलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो हमारा आज का टॉपिक है मेंडलीव का वर्गीकरण, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। ओके, तो जो तत्वों को क्या है वर्गीकरण या अलग अलग भागों में जो बांटने की जो प्रक्रिया है उसमें मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। क्यों, तो चलिए देखते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। ओके, तो तत्वों को क्या है प्रारंभिक विकास अर्थात शुरुआत में जब आवर्त सारणी बन रहा था उस समय सबसे ज्यादा जो प्रमुख योगदान था वह मेंडलीव का था, इसलिए जो तत्व की वर्गीकरण जो मुख्य श्रेय है वह रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व क्या थे। ओके, तो जब मेंडलीव ने क्या है तत्व के बारे में क्या था उसको बारे में जानने के लिए अध्ययन शुरू किया, तो उन्होंने तो उस समय 63 अर्थात 63 तत्व ही ज्ञात थे। उन्होंने तत्व के परमाणु भार एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया, और मेंडलीव ने क्या है तत्वों के जो परमाणु भार एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। ओके, तो इसके बारे में आप लोग याद रखना कि जो तत्व का जो परमाणु आयतन होता है, जो तत्व का जो परमाणु भार होता है वह परमाणु आयतन पर
निर्भर करता है। ओके, तो जैसे जैसे परमाणु आयतन बढ़ता है ठीक उसी वैसे वैसे क्या है उसका परमाणु भार भी बढ़ता है। ओके, और जो परमाणु भार पर क्या है तत्व की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता है। तो आप लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो तत्व के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है वह तत्व की परमाणु आयतन पर भी निर्भर करता है। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलीव ने तत्व की ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बने यौगिकों को चुना, क्योंकि दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलीव ने क्या है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक को चुना। क्यों? इसका रीजन यह है क्योंकि जो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन है वह सक्रिय तत्व है, जिसके कारण क्या है वह अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। इसके कारण रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलीव ने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बने यौगिकों को चुना। उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्व के गुणधर्मों को लिखा। ओके, तो मेंडेलीव ने क्या है 63 कार्ड लिखा। ओके, तो मेंडेलीव ने क्या किया, तो मेंडेलीव ने 63 कार्ड लिया और एवरी सिंगल कार्ड मतलब प्रत्येक एक एक कार्ड में क्या है एक एक तत्व का गुणधर्मों को लिखा। समान गुणधर्म वाले तत्व के समूह बनाने पर उन्होंने पाया कि तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। तो क्या है उन्होंने तत्वों को क्या है गुणों के आधार पर जब इस तत्व के समूह बनाया तो उन्होंने पाया कि जो तत्व क्या है अपने परमाणु भार एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। उन्होंने अधिकांश तत्वों को एक सारणी की तरह व्यवस्थित कर दिया जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे आते थे। तो उन्होंने क्या है मतलब बहुत सारे तत्वों को क्या है अधिकांश तत्वों को एक सारणी की तरह व्यवस्थित किया। तो उन्होंने पाया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे आते थे। यह भी देखा गया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं और उन्होंने पाया कि जो समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले जो तत्व है वह एक निश्चित अंतराल के बाद उसकी पुनरावृत्ति या फिर वो निश्चित अंतराल के बाद उस समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तत्वों के पुनरावृत्ति होता है। इस आधार पर मेंडेलीव ने आवर्त नियम बनाया कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसी आधार पर क्या है मेंडेलीव ने आवर्त नियम बनाया कि जो तत्व की भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या वर्ग ग्रुप कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड कहते हैं। चित्र 2 जैसे कि आप लोग चित्र 2 में देख सकते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी। तो क्या है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या है ऊर्ध्व स्तंभ को क्या है समूह या वर्ग या ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप किसे कहते हैं, तो ये जो ऊर्ध्व स्तंभ है जो वर्टिकल कॉलम है ये सभी इसको क्या कहते हैं समूह या वर्ग या ग्रुप कहते हैं। ओके, और पीरियड या फिर आवर्त किसे कहते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल रो या फिर जो क्षैतिज पंक्तियां हैं जैसे कि आप लोग क्षैतिज पंक्तियां देख सकते हैं ये सभी क्या है आवर्त है जिसको पीरियड भी कहते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग मेंडेलीव का आवर्त सारणी देख सकते हैं चित्र 2 मेंडेलीव की आवर्त सारणी। इसमें बताया गया समूह ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्साइड को इसमें क्या है R2O के द्वारा प्रदर्शित किया गया और हाइड्राइड को RH के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ओके, और इसके पश्चात आवर्त, यहाँ पर आवर्त दिखा गया है ये क्या है ये सभी आवर्त है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग समूह में देख सकते हैं कि प्रत्येक समूह में क्या होता है ए और बी दो खंड मुंह में बांटा गया। ये क्या है ए और बी, तो ए और बी क्या है एक सब ग्रुप है। ओके, ये क्या है वो समूह है। ओके, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ए और बी दोनों भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडेलीव आवर्त सारणी का प्रकाशन 1872 में एक जर्मन पत्रिका में हुआ। तो मेंडेलीव आवर्त सारणी का सर्वप्रथम प्रकाश कब हुआ, तो इसको याद रखिएगा कि जो मेंडेलीव आवर्त सारणी का प्रकाशन है वह 1872 में एक जर्मन पत्रिका में हुआ। सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के सूत्र दिए गए। ओके, तो जैसे कि हमने सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के सूत्र लिखे गए थे जिसमें से क्या है R2O ऑक्साइड को प्रदर्शित करता है तथा RH हाइड्राइड को प्रदर्शित करता है, जिसमें अंग्रेजी का अक्षर R समूह के किसी तत्व को प्रदर्शित करता है और जो यहाँ पर जो R है वो क्या है किसी भी समूह की तत्व को प्रदर्शित करता है।
अर्थात कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया। ओके, तो जैसे कि कार्बन के हाइड्राइड को क्या है, CH4 को क्या है, RH4 लिखा गया तथा ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया। मेंडेलीव ने किसी तत्व की समूह में स्थिति का निर्धारण उनके यौगिकों के आधार पर किया। तो मेंडेलीव ने किसी तत्व के समूह में जो स्थिति का निर्धारण किसके आधार पर किया, तो उसके यौगिकों के आधार पर। यौगिक के सूत्र द्वारा तत्वों की संयोजकता ज्ञात की। ओके, तो यौगिक के सूत्र के द्वारा क्या है, उन तत्वों की संयोजकता ज्ञात की। किसी वर्ग या समूह की क्रम संख्या उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता दर्शाती है। जैसे जिस तत्व के ऑक्साइड का सूत्र R2O है वे प्रथम समूह में, और जिनका सूत्र R है उन्हें द्वितीय समूह में रखा गया। ओके, तो क्या है, उन्होंने वर्ग को क्या है, वर्ग या समूह की क्रम संख्या उस वर्ग के तत्व की ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता को दर्शाता है। जैसे कि R2 क्या है, वह प्रथम ग्रुप समूह या प्रथम समूह को दर्शाता है तथा RO द्वितीय समूह को दर्शाता है। क्या आप बता सकते हैं कि तृतीय समूह के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ओके, तो जो तृतीय समूह के जो ऑक्साइड का सूत्र है वो क्या होगा, तो वो होगा R2O3। क्या होगा, वो होगा R2O3। इस प्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय समूह की तत्वों की संयोजकता क्रमशः 1, 2 और 3 है। ओके, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय समूह की जो तत्वों की संयोजकता है वह 1, 2 और 3 है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले संयोजकता के बारे में जान लेते हैं कि संयोजकता जिसको इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। ओके, तो संयोजकता क्या होता है, तो चलिए संयोजकता के बारे में जानते हैं। तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। ओके, तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि इसमें मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल में है उसमें बताया गया है कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय समूह के तत्वों की संयोजकता क्रमशः 1, 2 और 3 है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें प्रथम ग्रुप में के तत्व जैसे कि लिथियम है, द्वितीय ग्रुप की क्या है, बेरिलियम है, और तृतीय समूह में जो तत्व है उसका जो तत्व है बोरान है। तो चलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में ओके, तो चलिए इसके संयोजकता के बारे में जानते हैं। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा समझते हैं। जैसे कि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक कितना का है, 3 है। तो इसका जो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कक्ष में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार जो लिथियम का जो संयोजकता कितना होगा, वह 1 होगा। बेरिलियम का देखते हैं, यहाँ पर ये क्या है, नाभिक है, ये इसका फर्स्ट कक्ष है, इसमें कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये किसका हो गया, बेरिलियम का संयोजकता कितना है, 2 हो गया, और इसमें आएगा तृतीय के लिए, तो इसका क्या होगा, ये नाभिक हो गया। इसके जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ठीक आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो मेंडलीव की प्रथम, द्वितीय, तृतीय समूह के तत्व की जो संयोजकता है वह 1, 2 और 3 है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में ही देखा था कि जो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। ओके, तो ये तो हम लोग को समझ आ गया कि ये जो क्या है, बाह्यतम कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वह उस तत्व का संयोजकता है। अब तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका संयोजकता कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन है, जैसे कि हम ऑक्सीजन के पता है इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो चलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो ये है इसका नाभिक,
इसका फर्स्ट कक्ष, ये होगा इसका सेकंड कक्ष। तो इसके फर्स्ट कक्ष में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अच्छा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को चलिए हम लोग दूसरे कक्ष में रखते हैं। तो ये होगा 3 4 5 और 6, 3 6 2 8। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। तो हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो इसकी जो 72वें कक्ष में कितने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो वो है 2 इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो ठीक इसीलिए इसका जो संयोजकता का जो डेफिनेशन में बताया गया है कि जो किसी तत्व के 72वें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। आई होप आप लोगों को संयोजकता के बारे में समझ आया होगा कि क्या संयोजकता किसे कहते हैं। तो चलिए मेंडेलीव के बारे में जानते हैं। डिमित्री इवानोविच मेंडेलीव 1834 to 1907 रूसी रसायनज्ञ मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो डिमित्री इवानोविच मेंडेलीव, या आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ रूसी रसायन उद्योग और खनन के आधुनिकीकरण में उनका बड़ा योगदान रहा। ओके, तो इसके साथ साथ क्या है, रूसी रसायन उद्योग और खनन के आधुनिकीकरण में भी उनका महत्वपूर्ण या फिर बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पेट्रोलियम की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत भी प्रस्तावित किया। ओके, तो इसके अलावा क्या है, पेट्रोलियम की उत्पत्ति के लिए भी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। रसायन शास्त्र अध्यापन की एक नई पद्धति विकसित करने की उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप तत्वों की आवर्त सारणी को व्यवस्थित स्वरूप मिला। ओके, तो रसायन शास्त्र का क्या है, अध्यापन एक नई पद्धति विकसित करने के लिए उनके प्रयास के परिणाम के फलस्वरूप तत्वों की आवर्त सारणी को व्यवस्थित स्वरूप मिला। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।